जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी की प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की तरफ से संगत को भी मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा सत्संग वैसे गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा जुड़ना कैसे हुआ गुरु जी के साथ। गुरु जी के साथ मेरा जुड़ना हुआ 2014 में। 2014 10 जून 10 या 11 जून से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी ने अपने चरणों से कैसे जोड़ा, कैसे लगा के रखा, मैं आज आपको वो बताऊँगी, वो सत्संग शेयर करूँगी आप सबके साथ। क्योंकि जैसे मैं गुरुजी से जुड़ना शुरू करी, मुझे धीरे धीरे कुछ चीज़ें संगत से पता चली जो पुरानी संगत थी। कि गुरुजी कहते थे कि जो सत्संग सुनाता है, सुनाने वाले का भी कल्याण है और सुनने वाले का भी कल्याण है। तो मैं अपना सत्संग आपके सबके साथ शेयर करना शुरू करती हूँ। 2014 में मेरा बेटा जो है उसको प्रॉब्लम्स है उसकी बॉडी में, जैसे कि नसों की प्रॉब्लम, बोन्स, मसल्स की प्रॉब्लम्स है उसे बचपन से ही। तो मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। जब वो 2001 में हुआ तो फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, बहुत ही कमज़ोर था वो, तो मुझे पता ही नहीं चला। फिर जैसे जैसे वो 6-7 साल की एज आई तो फिर हमने काफ़ी जगह दिखाया, एम्स में भी दिखाया। तो डॉक्टरों ने जैसे बताया कि उसको प्रॉब्लम्स है और आगे और ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। तो संगत जी, फिर गुरुजी को सब पता है कि कौन सी संगत कैसी है, उसको कब जोड़ना है, कब नहीं जोड़ना। 2001 में जैसे कि हम दिल्ली में ही रहते हैं। अभी जैसे फिर बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलने लगी कि गुरुजी यहीं पर थे, लेकिन हमारा जाना ही नहीं हो पाया, हम तो गुरुजी से मिल ही नहीं पाए। फिर भी ठीक है, गुरुजी कहते हैं कि जो कुछ होना है वो मेरी मर्ज़ी से होना है। तो गुरुजी की मर्ज़ी जैसे ही हुई है तो उन्होंने अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी है। और संगत जी, मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि सुनाना चाहूँगी अपना सत्संग। तो 2014 में मेरा बेटा हम लोग जैसे कि अपना घर है, लेकिन कुछ कारणवश हमें रेंट पर रहना पड़ गया। तो हम रेंट पे रहते थे और वहाँ पे जैसे कि बेटा, मैंने आपको बताया कि वो 10-12 साल की एज थी उसकी, 12-13 साल का था। एक दिन वो ऐसे ही मतलब वॉशरूम सुबह उठा, जैसे कि जून का महीना था और छुट्टियां पड़ चुकी थी स्कूल की, तो बच्चे सब घर पे ही थे। तो बेटा ऐसे ही सुबह उठा और जैसे कि डेली रूटीन था उसका, उठ के वॉशरूम जाना, ब्रश करना, फिर नाश्ता पानी, सभी के घर में होता है संगत जी। फिर उसके बाद वो बस वैसे ही अपने डेली रूटीन के हिसाब से उठता है, जाता है जो है वॉशरूम। लेकिन वॉशरूम तक वो पहुंच नहीं पाता है। वहाँ पे एक हमारी वॉशिंग मशीन बिल्कुल वॉशरूम से टच होके रखी हुई थी। तो वहाँ पर वो जैसे ही मतलब अपनी निक्कर को उतारता है, क्योंकि जैसा कि प्रॉब्लम्स थी तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता था अपने हाथों से, मतलब बहुत कुछ हमें भी हेल्प करनी पड़ती थी। तो ऐसे ही उठा वो और नींद में था, बस जैसे ही अपनी निक्कर उतारता है वैसे ही उसका राइट पैर निक्कर की लास्टिक में फंस जाता है और वो गिर जाता है। गिरता है बिल्कुल अपना, जैसे हमारा फेस है, हम बिल्कुल सामने खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे सीधा जाके ज़मीन पर गिर जाता है। और उसके राइट पैर में संगत जी, जो उसकी पैर की हड्डी थी वो क्रैक कर जाती है। मुझे पता नहीं चला, वो चिल्लाने लग गया और हस्बैंड भी घर पर नहीं थे। कि जैसे कि हमारी मालवीय नगर मार्केट में शॉप है, तो वो वहाँ पर जो है निकल चुके थे शॉप के लिए। हमारी शॉप सुबह 7 ही बजे ओपन हो जाती है, तो वो शॉप के लिए चले गए थे। और ये घटना करीब 7:30 बजे 8 बजे के अराउंड की है। फिर उसके बाद में मैंने अपने बेटे को कैसे करके उठा के उसको बेड पर लेटाती हूँ और देखती हूँ तो वो मतलब रो रहा है बहुत ज़्यादा कि मम्मी मुझे दर्द हो रहा है मेरे इस पैर में। तो मैं पूछती हूँ क्या हुआ इस पैर में, कैसे कुछ काम कर रहा है या नहीं। तो जहाँ तक मेरा डर था कि कहीं कुछ हो ना गया हो, तो बस उसके पैर में स्वेलिंग शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है।
तो मैं फटाफट हस्बैंड को फ़ोन करी और हस्बैंड घर पर आए। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी मंगाई और गाड़ी पे लेकर हम बेटे को चले गए आकाश हॉस्पिटल, जो हमारे मालवीय नगर में है आकाश हॉस्पिटल। फिर वहाँ लेकर जाते हैं तो डॉक्टर, उस दिन उनकी छुट्टी होती, जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, बट वैसे जो डॉक्टर आते हैं तो उन्होंने देखा तो देख के बताते हैं कि शायद पैर में कुछ डैमेज हो गया है, जो हड्डी होती है वो क्रैक कर गई है, क्या है वो तो अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता लगेगा। फिर सारी चीज़ें होती हैं और फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो कि डॉक्टर उस दिन छुट्टी पे थे, लेकिन पता नहीं कैसे जो है डॉक्टर को कॉल करते हैं और बुलाते हैं तो डॉक्टर आ जाता है। फिर उन्होंने देखा तो बोले कि कोई बात नहीं है, ऑपरेशन कल नहीं, हम आज ही कर देंगे क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो 2-3 सीनियर डॉक्टर आते हैं, फिर उनसे हमारी बात होती है, वो बोलते हैं रॉड डालना है। जैसा कि सारा प्रोसीजर हो गया था संगत जी, कि अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गए थे, तो उसमें आया था कि हड्डी क्रैक कर गई है और जैसा कि इसको प्रॉब्लम भी था बेटे को, तो डॉक्टर की एडवाइस थी कि रॉड डलवानी पड़ेगी। तो हम लोगों ने फिर डिसीज़न लिया कि हस्बैंड जैसे बात करे तो कहते हैं कि ठीक है रॉड डलेगी। फिर डलता है और 1 हफ़्ते 10 दिन तक 1 हफ़्ते तक बेटा हॉस्पिटल में होता है। तो जैसे ही 8 तारीख को हमने एडमिट किया है, 9-10 तारीख को वहाँ पे मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी फ्रेंड हैं, हमारी शॉप और उनकी शॉप बिल्कुल आमने-सामने है और वो बचपन से फ्रेंड हैं। तो उनकी जो मेरे हस्बैंड की फ्रेंड हैं, तो वो बहुत टाइम से गुरुजी के यहाँ जाते थे। तो उन्होंने कभी ऐसे बताया नहीं था कि हम गुरुजी के यहाँ जाते हैं या गुरुजी कैसे क्या, मतलब कभी ऐसा ज़िक्र नहीं किया था। हाँ, ये है कि जैसे हस्बैंड कभी उनकी शॉप पे जाके बैठते थे तो उन्होंने देखा था कि इन्होंने किसी की स्वरूप लगा रखा है, छोटा-सा स्वरूप रखा हुआ है, किसका है वो कभी नहीं पूछा। तो ऐसे ही बस उन्होंने हॉस्पिटल मिलने के लिए आए, तो वो अपने साथ एक छोटा-सा स्वरूप लेकर आए थे। संगत जी, मैं घर पर नहीं मैं हॉस्पिटल में नहीं थी, मैं घर आ चुकी थी। तो फिर उसके बाद में हस्बैंड से कहते हैं उनके फ्रेंड कि भई ये ना गुरुजी हैं और ये छोटा-सा स्वरूप मैं दे रहा हूँ, ये इनके बेड पे रख दो बच्चे के, क्योंकि गुरुजी रक्षा करेंगे और तुम गुरुजी के यहाँ जाया करो। और हो सके तो ये जल प्रसाद जो है, एक छोटा-सा लोटा ले लो और गुरुजी के स्वरूप से टच करके रखो और ये बच्चे को पिलाना है। तो हस्बैंड जब हम बेटे को घर लेकर आते हैं, तब उन्होंने मुझे स्वरूप दिया कि ऐसे-ऐसे जो है ये स्वरूप है, ये गुरुजी हैं और ऐसे लोटा एक लेकर आऊँगा मैं, तो इसको जो है डेली इसमें जल भर के रखना है और पिलाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा, संगत जी मुझे पता नहीं था। देखो हम कब से गुरुजी से जुड़े हुए हैं हमें कुछ पता ही नहीं है। हम जन्मों जन्मांतर से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं है। वो सारी चीज़ें गुरुजी को पता है कि हम कब से जुड़े हुए हैं और कैसे जुड़ना है। बाकी की मैं तो दिल्ली में ही थी, लेकिन ऐसा कभी जाना नहीं हुआ, नहीं तो 2001 में मेरा बेटा हुआ था और तब गुरुजी थे। अगर तभी हमें किसी संगत ने बताया होता या गुरुजी को बुलाना होता तो गुरुजी बुला लिए होते, लेकिन हमारा समय नहीं आया था। तो इसलिए गुरुजी ने हमें नहीं बुलाया, नहीं जोड़ा अपने चरणों से। तो मैं जैसे ही मुझे पता लगा कि गुरुजी हैं, मैं संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कुछ खोई हुई चीज़ मिल गई, मुझे कोई मिल गया, कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे ऐसा लगा अब मुझे सब कुछ मिल गया है। अभी तक मैं भगवान की पूजा तो करती थी, पर भगवान मुझे दिखते नहीं थे, मुझे फ़ील नहीं होते थे, लेकिन अब मुझे फ़ील होने शुरू हो गए हैं कि जैसे कोई मुझे मिल गया है, कोई भगवान मिल गया, कोई ईश्वर मिल गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ना थोड़ा सर्च मारो कि गुरुजी, उनसे पूछो कहाँ हैं गुरुजी, कहाँ उनका मंदिर है, कैसे हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ पूछो, दिल्ली में हैं कि नहीं हैं। तो हस्बैंड ने बात किया जाके कि कहाँ है गुरुजी, कैसे। तो उनकी फ्रेंड ने ना सारा कुछ बताया कि गुरुजी जो है ऐसे-ऐसे, मतलब वो कभी जालंधर जाते हैं, कभी अमृतसर जाते हैं, मतलब जगह-जगह गुरुजी जाते रहते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि गुरुजी ने समाधि ले ली है, महासमाधि ले ली है। तो हमें भी बिल्कुल आइडिया नहीं था। उन्होंने सारी चीज़ तो बता दी कि आप यूट्यूब पे सर्च मारो जो है गूगल पे, और ये पूरा गुरुजी के मंदिर का सारा कुछ आ जाएगा। छतरपुर में उनका मंदिर है, तो जाना चाहो तो आप जा सकती हो। तो संगत जी, ये सब करते-करते 10-15 दिन निकल गया था और हम लोग ऐसे ही डेली, मतलब मैं गुरुजी का शब्द लगा के कंप्यूटर पे सुनने लग गई थी।
कि गुरुजी कहाँ हैं, उनकी वीडियो देखना शुरू कर दी थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था कि नहीं, मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे गुरुजी के पास जाना है। तो फिर ऐसे ही मन बनाया मैंने कि नहीं जाऊंगी मैं। तो मेरी बहन का बेटा आया हुआ था, तो मैंने उसको बुला लिया, फ़रीदाबाद में था वो। तो मैंने उसको बुला लिया कि बेटा तू आ जा यहाँ पे, और हम गुरुजी के पास चलेंगे, यहाँ पे मंदिर है ऐसे ऐसे। तो कहता है कहाँ पे जाना है, कौन है मासी। तो मैंने कहा आप एक बार ही आ जाओ तुम, फिर उसके बाद में मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें कहाँ जाना है। फिर मैंने उसको बुला लिया था, वो आ भी गया था शाम तक। क्योंकि अगले दिन, मैं जिस दिन बात करी हूँ उस दिन 6 जुलाई थी। 6 जुलाई को संगत जी मैंने बात करी थी, और 6 ही जुलाई को वो शाम में आ गया था, और 7 जुलाई को हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँचे जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था। बट मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का बर्थडे है 7 जुलाई को। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था संगत जी, बिल्कुल भी पता नहीं था। हस्बैंड ने बताया उनकी शायद किसी संगत से बात हुई थी, कोई लेडी हैं जो हमारे घर से थोड़ा दूर ही रहती हैं। तो उनके शायद बच्चे स्कूल गए थे, तो उन्होंने मतलब हस्बैंड से उनकी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसे गुरुजी के यहाँ जाते हैं, और जो है ऑरेंज कलर का मतलब वो कपड़े वगैरह पहन के येलो कलर की शेड में। तो मेरे हस्बैंड ने हाल फिलहाल फटाफट जल्दी से ऐसे कपड़े बनवाए। तो फिर मैं जो है फिर डाल कर जाती हूँ वहाँ पे सूट वगैरह जो है। तो मुझे बड़ा ही वो लगता है कि ऐसा क्या है कि मतलब येलो ऑरेंज ही पहन कर जाना है। मुझे बड़ा अजीब सा ही लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं यही कपड़े डाल के जाऊँगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हस्बैंड मेरे बोलते हैं कि तुम सब निकलो यहाँ से, और वो लेडी जो है उनके बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, तो जैसे ही वो आएंगे ना तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बहन की बेटे को लेकर फिर मैं निकल जाती हूँ। संगत जी मुझे कुछ पता नहीं था मुझे कैसे जाना है। हस्बैंड ने समझाया कि ऐसे छतरपुर उतरना है मेट्रो स्टेशन, वहाँ से उतर के ऐसे ऐसे तुम्हें जाना है। हमें तो वहाँ पूछने में भी बहुत टाइम लग गया कि यहाँ कहाँ से ऑटो मिलेगा, कैसे हम गुरुजी के आश्रम पहुँचेंगे, मंदिर पहुँचेंगे। तो फिर हम दूसरी साइड उतर गए थे। फिर वहाँ से हम वापस गए, तो फिर दूसरी साइड की रेड लाइट पे हमने पूछा, तो वहाँ पे कुछ लोग ऑटो में बैठ रहे थे। तो मुझे फ़ील हुआ कि शायद लेडीज़ बैठ रही हैं, और कुछ लेडीज़ कह भी रही थी कि हमें आश्रम जाना है, आश्रम जाना है गुरुजी के। तो मुझे जैसे ही मैंने ये सुना संगत जी, वैसे ही मैं जाके वहाँ पे एक लेडी से पूछने लगी ऑटो वाले से कि क्या ये गुरुजी के आश्रम जाएगा ऑटो, मंदिर जो गुरुजी हैं। तो कहता है हाँ जी। मैंने कहा ठीक है भैया, कितना लेते हो। तो उसने ऐसे ऐसे बताया। मैंने कहा ठीक है, फिर हम बैठते हैं। कहते बैठ जाओ। वहाँ पे संगत जी इतना रश हो रहा था, फिर हम फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट हम बैठे। फिर वो ऑटो वाला ले गया, हमें दूरी बाहर ही छोड़ दिया था। तो फिर जब हम वहाँ पर पहुँचे ना, तो देखा मैंने वहाँ पे बड़ा रश था, लोग लाइनों से जा रहे थे। तो मुझे पहली बार में ऐसा फ़ील हुआ कि यार ये कुछ तो है, ये गुरुजी कुछ तो हैं जो यहाँ पे इतनी लाइनें लग रही हैं, और ऐसे ऐसे मतलब संगत है यहाँ पे। यहाँ तो सारी संगत मुझे अलग ही दिख रही हैं, कोई नॉर्मल संगत नहीं है। यहाँ पे सारे हाई फाई हैं, मतलब देख रही हूँ मैं कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कितने नॉर्मल लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो गुरुजी ऐसा तो कुछ है नहीं। तो गुरुजी तो कुछ हैं ज़रूर, कुछ बात ज़रूर है। तो संगत जी मैं बस लाइन में ही लग जाती हूँ, और लाइन से ही चलना शुरू करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरी आदत है। जैसे कि वहाँ पे मैंने देखा था जो सेवादार थे वो कह रहे थे लाइन बना लो, लाइन बना के चलो। तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ बढ़ के, लेकिन मेरा एक था कि मैं ईश्वर के घर में आई हूँ, तो मुझे ऐसे रूल्स नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि फर्स्ट ही टाइम तो मैं आई हूँ। पहली बार ही आके अगर मैं रूल्स तोड़ दूँगी तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, और शायद ये गुरुजी को भी पता है कि शायद उनको भी ना पसंद आए, तो मैं ये काम नहीं कर सकती। तो फिर मैं लाइन बना के ही जाने लगी। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं गुरुजी के मंदिर के बिल्कुल जस्ट पास में ही, तो वहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन पर गुरुजी का स्वरूप आ रहा था, और शब्द चल रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था संगत जी देख के। मतलब ऐसा लगा कि बस पता नहीं हम जन्नत में आ गए हैं। ऐसा लगा जैसे हम एक स्वर्ग में आ गए हैं। तो बस ये लगे कि दुनिया ये हटके है, ये गुरुजी मामूली नहीं है, ये गुरुजी भगवान है, ये ईश्वर है हमारे। और मैं इतनी लेट क्यों पहुंची यहाँ पे।
बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, संगत जी क्या होगा, अंदर अंदर क्या है, गुरुजी कैसे हैं, मैं उनको देखना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें चल रही थी मन में। और जैसे ही हम गेट के पास एंटर करते हैं, वहाँ पे एक शब्द चला, जो शब्द मेरे दिल को छू गया। संगत जी ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मुझे समझते हैं, मुझे पढ़ रहे हैं, मुझे जान रहे हैं कि मैं क्या मन में सोच रही हूँ। कि मैं अपने बच्चे के लिए गई थी और गुरुजी को सब कुछ पता था। वहाँ जाते ही जैसे ही वो शब्द चलता है, मैं जैसे ही गुरुजी मंदिर में एंटर करती हूँ, मेरे आंसुओं की तो कोई सीमा ही नहीं थी। मैं बस रोना स्टार्ट की और रोती गई, रोती गई, रोती गई। मुझे कुछ पता ही नहीं। सबसे पहले तो गणेश जी के छोटा सा जो मंदिर है गणेश जी का, वो पड़ता है। फिर उसके बाद में गुरुजी की समाधि जो गुरुजी ने ले रखी थी वो था। बट मुझे ये सब कुछ दिखा नहीं, मुझे सिर्फ गणेश जी दिखे, गुरुजी की समाधि मुझे दिखी नहीं। मैं वहाँ से फिर सीढ़ियाँ चढ़ के, सब लोग मत्था टेक रहे हैं, मैंने कहा ऐसे ही टेक रहे होंगे मत्था इधर गुरुजी की समाधि के बाहर से, जैसे हम जाते हैं ना मत्था टेकते हुए, तो ऐसे सब मत्था टेकते हुए जा रहे थे। तो मैं भी टेक ली, पर मुझे पता नहीं था कि वो गुरुजी की समाधि है। तो मैंने कहा ऐसे कुछ बना रखा होगा। फिर वहाँ से निकलते हैं संगत जी, फिर सीढ़ियाँ चढ़ के जब हम मंदिर, शिव जी वहाँ पर थे, शिव जी को प्रणाम किया। फिर जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मंदिर में एंटर किए, तो वहाँ पे सबसे पहले शिव जी नज़र आए, गुरु नानक जी की स्वरूप लगा हुआ है वो नज़र आए, और फिर गुरु जी की गद्दी नज़र आई। जब थोड़ा सा मैं अंदर गई, संगत जी मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि गुरुजी ने समाधि ले ली है। मुझे कुछ पता नहीं। मैं वहाँ गद्दी खाली से देखकर ना, मेरे मन में बहुत अजीब तरीके के सवाल चलने लगे कि मैं आज इतने टाइम बाद आई भी तो गुरुजी हैं ही नहीं गद्दी पर। तो मैंने अपने पीछे वाली लेडीज़ से पूछा, मैंने कहा, एक आंटी थी, तो मैंने उनसे पूछा, आंटी क्या यहाँ पे गुरुजी आए नहीं हैं अभी? तो कहती पता नहीं है, मैं भी पहली बार आई हूँ तो मुझे पता नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने ज़्यादा बात नहीं किया वहाँ पे। फिर हम पीछे की तरफ से निकले, वहाँ पे प्रसाद मिला, लंगर वगैरह किए हम। फिर करके हम जब निकले हैं बाहर, तो मत्था वत्था टेक के फिर हम चले गए। फिर मैंने एक अंकल से पूछा भी, अंकल क्या मैं अपने बेटे को ला सकती हूँ यहाँ पे, वो व्हील चेयर पर है, उसके पैर में प्रॉब्लम है। तो बोले हाँ जी आंटी, आप कभी भी लेकर आइएगा। संगत जी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि गुरुजी ने समाधि ले ली है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, अभी नहीं मिले गुरुजी, मैं फिर आऊँगी, फिर गुरुजी से मिलूँगी। और उस बार तो गुरुजी बैठे ही होंगे, अब मैं पता करके आऊँगी, जिस दिन गुरुजी यहाँ पे बैठेंगे उसी दिन मैं आऊँगी। तो संगत जी फिर मैं घर आ गई, और फिर ऐसे ऐसे देखते देखते मतलब कुछ समय निकल गया। तो फिर बाद में मुझे पता भी चल गया था कि आज गुरुजी का बर्थडे है। तो मैंने कहा गुरुजी का बर्थडे था? तो कहते हैं हाँ। मैंने कहा वहाँ गुरुजी तो थे ही नहीं। तो कहते हैं कि हाँ जी, लेकिन गुरुजी का बर्थडे है। मैंने कहा अच्छा। फिर ऐसे करते करते संगत जी कुछ समय बाद मुझे पता चला कि गुरुजी ने समाधि ले ली है, गुरुजी नहीं हैं। और लेकिन हाँ, आप इस चीज़ को कभी मत सोचिएगा कि गुरुजी हमारे बीच में नहीं है। समाधि ज़रूर ले ली है, लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब वो पहले से भी ज़्यादा आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग होगी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप आए हो तो गुरुजी की मर्ज़ी से ही आए हो। यहाँ बगैर गुरुजी की मर्ज़ी के कोई भी नहीं आ सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, गुरुजी ने समाधि ले ली है, कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी मुझे सुन सकते हैं, मुझे समझ सकते हैं, तो बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मैं ऐसे ही कंटिन्यू मेरा बन गया कि मैं डेली हर मंडे जो है मैंने जाना शुरू किया मंदिर, और मैं जाती रही। जैसा मेरा शेड्यूल बन गया था कि मतलब घर से निकलना है, ऑटो लेना है, फिर मेट्रो, फिर छतरपुर उतरना है, फिर वहाँ से ऑटो लेना है। ऐसे करते करते संगत जी मुझे ना करते हुए भी 2 से 3 साल निकल गए। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, मंदिर जाती रही। बीच में बहुत सारी रुकावटें आई संगत जी, लेकिन गुरुजी की कृपा बनी रही मुझ पर कि मैंने एक बार ही ठान लिया कि गुरुजी मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन अब आप मेरा हाथ मत छोड़ना। गलती से अगर मैंने कभी कोई जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना, पर अपना हाथ मत कभी छोड़ना, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हम तो नादान हैं, हमें कुछ भी नहीं पता कि हम कब क्या कर जाएं। और वो तो हमारे माता पिता को ही पता होता है कि क्या रास्ता बच्चों के लिए सही है और क्या गलत है। तो गुरुजी आपको सब कुछ पता है, कभी आप मेरा हाथ मत छोड़ना, गलती से अगर मैंने छोड़ दिया तो, लेकिन आप मत छोड़ना।
तो गुरुजी ने ऐसी कृपा बना के रखी, मैंने जाना शुरू किया और जाती रही। बहुत सारे लोग मुझे टोकते भी थे कि डेली जाना, डेली आना, ये सब क्या बना रखा है, ये वो। मैंने कहा अगर आप मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हो तो मैं गुरुजी का मंदिर छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप में इतनी पावर है? क्या आप भगवान हो? क्या आप ईश्वर हो? तो कहते हैं नहीं, लेकिन जो है ये कोई हद नहीं होती, ये तो हद ही कर दी है आपने, मतलब एकदम से जाना, घर भी है। मैंने कहा घर ज़रूर है, लेकिन घर के मैं सारे काम करके निपटा के फिर मैं जाती हूँ, और मैं जाती हूँ तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जाती हूँ, अपनी फैमिली के लिए जाती हूँ। तो मैंने ऐसे ही फिर उनको बोला। तो संगत जी, वो समय है और आज का समय है, मुझे आज तक कभी किसी ने रोका टोका नहीं, मैं गुरुजी के यहाँ जाती रही, अभी भी जाती हूँ। और संगत जी ऐसे बहुत से सत्संग है। फिर उसके बाद में जैसे लोग कहते थे कि मैं गुरुजी के सत्संग होते हैं आसपास, आप वहाँ भी जाया करो। तो मुझे पता नहीं था कि सत्संग भी लोग अपने घर में करवाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे मुझे पता चलने लग गया, मैं जाना शुरू करती। संगत जी, फिर मुझे थोड़ा सा मुझे भी फील हुआ जाते जाते कि मुझे भी सत्संग कराना है, पर सत्संग होता कैसे है मुझे नहीं पता। फिर मैंने जैसे मैं सत्संग में जाना शुरू करी थी, तो ऐसी कई फ्रेंड मुझे मिल गई थी, बन गई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है। संगत जी, फिर जैसे कि हमने मकान अपना शिफ्ट कर लिया था, तो हम दूसरे मकान में आ गए थे। तो हमने नया ले लिया था, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने दिलाया नया घर। और फिर वहाँ पर हम शिफ्ट हुए। तो थोड़ा सा हुआ कि अभी हमने पूजा नहीं कराई है, कुछ भी नहीं कराया था, क्योंकि तो जैसा कि मेरे हस्बैंड हैं तो वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो थोड़ा मेरा विश्वास है कि कोई भी चीज़ करो तो सबसे पहले अपने भगवान को जो है उनका ध्यान करना चाहिए, उनसे उनकी चीज़ें करवानी चाहिए। जैसा कि हम आए तो थोड़ा सा था कि पूजा पाठ हो जानी चाहिए, तो नहीं हुआ था संगत जी। फिर जैसे कि मैं सत्संग में जाती थी तो मुझे पता था कि संगत ने बताया कि करवाना है सत्संग तो करवा लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम आ जाएंगे, हम कर देंगे। तो गुरुजी का जब पहला सत्संग मैंने करवाया तो मैंने अपने बेटे के बर्थडे पर करवाया था। मेरे बेटे का बर्थडे आता है 17 जून को, तो 17 जून फिर ये मैंने करवाया। गुरुजी का सबसे पहला सत्संग जो था वो था 2016 में। 16 में मैंने करवाया सबसे पहला सत्संग। फिर गुरुजी वहाँ ने अपनी कृपा बना के रखी। और संगत जी, जब मैंने पहला सत्संग कराया उसके एक दिन पहले ही गुरुजी ने अपनी लीला दिखाई, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया। संगत जी कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मैं किसी के सत्संग में मुझे बुलाया गया था, तो किसी ने बुलाया था मुझे, तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं आ जाऊँगी। तो वहाँ पे मेरी सेवा भी थी रोटी प्रसाद की, तो फिर मैं लेकर गई थी वहाँ पे सेवा जो है। और संगत जी, जब मैं वापस आ रही थी तो थोड़ी देर बाद तो मुझे पता चला कि जैसे कि हमारे घर के पास में ना एक ढाबा पड़ता है मेन रोड पे ही, तो मेरा घर थोड़ा सा अंदर जाके पड़ता है। तो जब मैं वहाँ पर आई हूँ तो गुरुजी का एक कूड़े की ना रेड़ी खड़ी हुई थी, जैसा कूड़ा घर से उठाते हैं ना, तो उसकी रेड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पे मेन रोड पे ही। तो उसके साथ में ढाबा था, वहाँ पे गुरुजी का एक स्वरूप नीचे गिरा हुआ था संगत जी, और वो कैलेंडर था और वो गिरा हुआ था। तो मैं तो चलती जा रही थी, मैंने तो देखा ही नहीं। जैसे ही गुरुजी का कैलेंडर वहाँ पे हल्का सा मैंने नज़र अपनी घुमाई है, देखा तो मैंने कुछ मुझे लगा कि मैं जानती हूँ। जब एकदम से, क्योंकि संगत जी मिट्टी लगी हुई थी पूरे जो है स्वरूप पे गुरुजी के, तो मुझे पता नहीं था। तो जब मैंने उठाया तो वहाँ पे मैंने देखा तो गुरुजी का स्वरूप, तो मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप ऐसे किसने यहाँ पे फेंक दिया, जो है ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो ढाबे वाले से मैंने पूछा कि भैया क्या आपने ये स्वरूप फेंका है? तो कहता नहीं जी हमने तो नहीं फेंका, ये कूड़े की रेड़ी जो खड़ी हुई है ना वहाँ से गिरा है। मैंने कहा जय गुरु जी। मुझे सुनकर इतना गंदा लगा संगत जी कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि मैं किसी ग्रुप में भी थी, जो गुरुजी का ग्रुप मेरी एक फ्रेंड का है, तो मैंने उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने उस ग्रुप पर भी मैंने बोला, मैंने कहा आप लोगों को ये तक नहीं होता कि भगवान के पास आप जा तो रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि उनको करना क्या है, कैसे रखना है, कैसे उनके साथ जुड़ना है, कैसे क्या करना है, कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे वहाँ पे एक स्वरूप मिला गुरुजी का, और वो पूरा कीचड़ में लिपटा हुआ था।
और किसी ने बताया कि वहाँ पे कूड़े की रेहड़ी से गिरा हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ स्वरूप ला तो लेते हैं, लेकिन आपको संभाल नहीं पाते हैं तो मत लाया कीजिए। एक ही स्वरूप रखिए मंदिर में, छोटा सा ही रखिए, ठीक है, लेकिन बड़े स्वरूप ला के और उसको फेंक देना, ये अक्लमंदी नहीं है, ये बेवकूफ़ी ही है। आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें। तो मैं फिर वहाँ पे संगत जी मैं स्वरूप को उठाती हूँ और उठा के जो है मैं अपने घर ले जाती हूँ। घर ले जाने के बाद मैंने गुरुजी को खूब अच्छे से पोंछा, साफ़ किया, साफ़ करके और फिर मैंने उनको सुखाया। सुखाने के बाद फिर मैंने डिसीज़न लिया कि मैं इसको फ्रेम करवाऊँगी। पर उसके पहले मैंने अपनी मम्मी से बात करी। मैंने कहा मम्मा ऐसी-ऐसी बात हो गई है कि मैं जा रही थी ऐसे-ऐसे और सत्संग से आ रही थी, तो मुझे ना गुरुजी का स्वरूप ऐसे-ऐसे मिला। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ बताई कि बेटा वो स्वरूप मिला जो, तो वो ऐसा नहीं है कि किसी ने फेंका होगा, या हो सकता है जो भी है, लेकिन मुझे जो लगता है वो तुम्हारा टेस्ट लिया गया है। मैंने कहा किसने लिया है मेरा टेस्ट? तो कहती हैं कि गुरुजी ने। मैंने कहा क्यों? कहती हैं कि आज तुम सत्संग करा रही हो ना? मैंने कहा हाँ। तो कहती हैं गुरुजी से भी जुड़ी हो? मैंने कहा बिल्कुल। तो कहती हैं बस तुम्हारा यही तो टेस्ट है कि वो देखना चाहते हैं कि तुम उनको कीचड़ में लिपटा हुआ देख के, गंदे से उसमें देख के तुम छोड़ के चली जाती हो या लेकर जाती हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मुझे खुद बहुत बेकार लगता है कि अगर कोई स्वरूप भगवान का, अब तो देखती हूँ कि पीपल के पेड़ के नीचे लोग ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं पूजा करके, उनको लगता है कि काम ख़त्म हो गया है, तो बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो मुझे देखकर वैसे ही बुरा लगता है। हाँ, संगत जी, एक दिन पहले जब मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था ना, एक दिन पहले ही मुझे रात में ड्रीम आया था कि मेरे घर में गुरुजी आए हुए हैं और गुरुजी का स्वरूप आपने देखा होगा कि एक जो उन्होंने चोला डाल रखा है, मतलब चोला नहीं पहना उन्होंने एक टी शर्ट पहनी है ऑरेंज कलर की, उसके साथ साथ ब्लैक कलर की पैंट उन्होंने डाल रखी है, उसमें गुरुजी स्माइल कर रहे हैं। तो उस वाले स्वरूप में गुरुजी थे और मेरे घर की पलंग पे बैठ के वो चाय पी रहे थे। तो चाय पीते पीते वो ना बहुत ऐसी स्माइल कर रहे थे कि जैसे वो मेरा टेस्ट लेने वाले हैं। तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ गुरुजी क्या है, आप हंस रहे हैं? तो वो कुछ जवाब नहीं देते हैं। संगत जी, यही ड्रीम था। फिर उसके अगले दिन नेक्स्ट ये हुआ कि गुरुजी मेरा टेस्ट लिए, कि मुझे वहाँ पे स्वरूप मिला पड़ा हुआ, और जो है फिर मैं लाई, साफ़ किया, फिर मैंने फ्रेम करके अपने घर में लगा लिया। मैंने कई संगत को वहाँ पे सत्संग भी सुनाया कई जगह। तो सब ने मुझे पूछा कि आपने क्या किया स्वरूप का? मैंने कहा वो मैंने फ्रेम करके रख लिया है घर में। कहते बहुत अच्छा किया आंटी आपने। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे गुरुजी को छोड़ भी नहीं सकती ना, अब जुड़ गई हूँ तो जो भी है, अब गुरुजी हैं, मुझे तो उनको रखना ही रखना है, मैं ऐसे फेंकूँगी नहीं। तो संगत जी, ऐसे ऐसे समय निकलता गया। फिर लोगों से मैंने सुना कि कुछ लोग गुरुजी को अपने भाई बोलते हैं, कुछ लोग अपने पिता के रूप में देखते हैं। तो संगत जी, मेरे भी भाई नहीं हैं, तो मैंने गुरुजी को अपना भाई बनाने का सोचा। फिर मैं मंदिर लेकर जाती थी राखी बांधने गुरुजी को। तो एक टाइम आया कि ऐसा भी कि जैसे मैं जाना शुरू करी ना, तो फर्स्ट रक्षाबंधन की बात है या सेकंड, तो जब मैंने गुरुजी को बांधना शुरू किया था राखी, तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी को ना जाके राखी बांध के आऊँगी मंदिर में। तो मैंने कई लोगों से पूछा था, तो वो बोले हाँ आप लेकर जा सकते हो, गुरुजी को कई लोग राखी लेकर जाते हैं बांधने के लिए, तो आप भी लेकर जा सकते हो। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो उससे मैंने बात की, तो मैंने कहा चलना है मंदिर? तो कहती हाँ जी मैं चल लूँगी। मैंने कहा ठीक है, फिर हम रक्षाबंधन से एक दिन पहले हम मंदिर चलेंगे। अच्छा जी, हम लोग मंदिर चले गए। जब मंदिर गए तो मैंने गुरुजी के लिए जैसे कि बड़ी उसमें था, लिफाफे में मिठाई का डब्बा था 1 केजी का, फिर उसी में मैंने राखी भी रखी हुई थी, और भी सारी चीज़ें जो हम टीका करते हैं चावल का, और सारी चीज़ें मैंने रख रखी थी कि गुरुजी के लिए जो है लेकर मैं जाऊंगी। बड़े दिल से मैंने सारी चीज़ लेकर आई थी। और जो मेरी फ्रेंड थी ना, उसका जो बैग था वो थोड़ा छोटा था। तो जब हम लोग लाइन में लगे तो उसको तो जाने दिए संगत जी, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो उन्होंने बोला कि आंटी ये बैग आप बाहर रख दो, ये नहीं जाएगा अंदर। तो मैंने कहा क्यों अंकल? कहते हैं नहीं आंटी ये नहीं जाएगा, आप यहाँ तक आ गए, गुरुजी को भोग लग गया। मैंने कहा अंकल जब तक मंदिर में नहीं पहुँचेगा गुरुजी की गद्दी के पास तो कैसे होगा, और मैं राखी लाई हूँ गुरुजी के लिए। तो मैं वहाँ पे आंटी भी थी, उनसे भी मैंने बोला। तो कहते नहीं आंटी आप यहाँ तक लेकर आए हैं, यहीं से भोग लग गया आपका, आप ये जो है यहीं पर छोड़ दो, आप आते समय वापस ले जाना। मैंने कहा आंटी और तो सब लेकर जा रहे हैं, आपने उनको नहीं बोला? कहते नहीं आंटी नहीं जाएगा।
मैं बड़ी निराश सी हो गई। मैंने कहा क्या बात है, और मेरी फ्रेंड तो लेकर चली गई, उनका तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। जब मैं लेकर जा रही हूँ तो इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। अब मैं क्या करूँ गुरुजी, मैं राखी लेकर आई थी आपके लिए, मिठाई का डब्बा लेकर आई थी आपके लिए कि आपको खिलाऊंगी, राखी बांधूंगी। तो संगत जी मैं बड़ी उदास सी हो गई थी, मुझे रोना सा आ गया था। फिर उसके बाद में मैं सब कुछ करती हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड को देखा, उसका मिठाई का डब्बा गुरुजी के गद्दी के पास लेकर गए, वहाँ पर वो किया। मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूँ। देखा आपने, संगत जी ने बाहर रोक लिया, संगत ने बाहर रोक लिया, उन्होंने आने ही नहीं दिया। मैं क्या करूँ गुरुजी, कैसे लेकर आऊँ। मैं बड़ी उदास थी। फिर मैं तो संगत जी मैं बड़ी उदास सी हो गई थी, मुझे रोना सा आ गया था। फिर उसके बाद में मैं सब कुछ करती हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड को देखा, उसका मिठाई का डब्बा गुरुजी के गद्दी के पास लेकर गए, वहाँ पर वो किया। मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूँ। देखा आपने, संगत जी ने बाहर रोक लिया, संगत ने बाहर रोक लिया, उन्होंने आने ही नहीं दिया। मैं क्या करूँ गुरुजी, कैसे लेकर आऊँ। मैं बड़ी उदास थी। फिर मैं जब हम लोग वापस गए, वहाँ पे चाय प्रसाद हमने लिया, फिर समोसा प्रसाद वहाँ पे मिला, फिर हम खाए। खाकर जैसे हम निकले, फिर मैं वापसी में, जैसा कि उन्होंने आंटी ने बोला था कि आपका यहाँ पर होगा और आप ले जाना आके वापसी में। फिर मैंने उनसे मांगा सेवादार से कि आप मेरा वो बैग दे दीजिए, तो बोले ये लीजिए आंटी। मैं लेकर वहाँ से जब मैं घर आ गई तो सबसे पहले मेरी बेटी ने मैं वो डब्बा खोला मिठाई का। तो उसने बोला कि मम्मा इसमें क्या है। मैंने कहा नहीं, गुरुजी को राखी है ना कल, तो मैं गुरुजी के लिए लेकर गई थी उनको बांधने के लिए राखी, पर जाने ही नहीं दिया उन्होंने। तो मेरी बेटी ने मिठाई का डब्बा खोला तो कहती मम्मा हम लोग खा सकते हैं। मैंने कहा आप गुरुजी को भोग लग गया है तो खा सकते हो, तो ले लो सब लोग। तो जैसा ये बेटी ने डब्बा खोला तो उसने बताया मेरे को कि मम्मी ये मिठाई किसी ने खाई हुई है। मैंने कहा नहीं, वो तो अंदर गया ही नहीं। तो कहती है नहीं मम्मा ये देखो ना। आप यकीन करो संगत जी, वो पूरा हाथों से ऐसे जैसे गुरुजी कड़ा प्रसाद उठाते थे ना, उठाकर संगत को देते थे, बिल्कुल ऐसे उनकी उंगलियों के निशान थे। पूरा ऐसे बना हुआ था कि किसी ने ऐसे यूं उसको हाथ मार के उठाया है प्रसाद। तो संगत जी ये गुरुजी की जो कृपा थी मेरे ऊपर कि गुरुजी बता रहे थे कि देख जो मेरे मन में था कि नहीं जा पाया मैं गुरुजी को, राखी नहीं बांध पाई, मिठाई नहीं खिला पाई, तो गुरुजी ने भोग लगा लिया था। तो गुरुजी ने ये चीज़ दिखाई कि देखो कोई बात नहीं है, वो हमारे अंग संग हैं। तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं। जहाँ जो हम सोचते हैं, हमारी सोच तो इतनी छोटी होती है, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते कि हमारे ईश्वर की सोच कहाँ तक है। जहाँ पे हमारी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। तो गुरुजी ने ऐसे मुझे ब्लेस किया। फिर संगत जी अभी 2021 की बात है, राखी की, तो सॉरी दीपावली की बात है। तो मैं ऐसे सो रही थी, जैसा कि आपको पता ही है थोड़ा ठंडा गर्म सा मौसम होता है गर्मियों का। तो मैं ऐसे लेटी हुई थी। तो बेटा मेरा जो है उसको प्रॉब्लम्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बेड पर है, अभी वो ठीक नहीं हो पाया है, रॉड डली उसके पैर में, तो चल नहीं पाता है। हमें कहीं ले जाना होता है तो हम व्हील चेयर से लेकर जाते हैं। अभी गुरुजी की कृपा इतनी है कि उसने अपने 12th कर लिए हैं कंप्लीट, और फिर उसके बाद में अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के उसने दे दिए हैं पेपर वगैरह जो है। तो संगत जी बेटा लेटा हुआ था, मैं वहीं नीचे ही लेटी हुई थी जो है एक गद्दा डाल के, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं ना मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मुझे बेचैनी सी हो रही थी। फिर मुझे रात में पता नहीं, मैं 1-2 बजे तक तो जगी रही थी। जब मुझे 2-2:30 बजे के अराउंड जब मुझे नींद आई है, थोड़ा मौसम चेंज हुआ है, जब थोड़ा ठंडा लगने लग गया है, तब मुझे नींद आई है। तो फिर उसके बाद में संगत जी मैंने सपना देखा कि जैसा कि हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर हमारे 4th फ्लोर है। तो मैंने सपने में एक ड्रीम आया। ड्रीम में मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ी चीज़, संगत जी बहुत ही बड़ी चीज़ थी। क्या था मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन वो देखने में बहुत ही भयंकर थी। वो ऊपर से गिरती है, गिरते 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 आके मेरे बेटे के बेड पर गिरती है, मेरे बेटे के ऊपर। जैसे ही वो गिरती है संगत जी, वैसे ही मैं चिल्ला के उठती हूँ, और सामने ही गुरुजी का मंदिर है। छोटा सा मैंने गुरुजी का मंदिर बना रखा है, गुरुजी ने जैसी कृपा की है। गुरुजी के मंदिर से गुरुजी के चरण मैंने रखे हुए हैं बड़े,
गुरु जी का बड़ा स्वरूप है। वो सारा संगत जी जैसे बेटे के ऊपर वो भारी चीज़ गिरती है, छत तोड़ती हुई ऐसी कोई चीज़ आ रही है, और जैसे ही बेटे के ऊपर गिरता है मैं चिल्ला के उठती हूँ और इस तरफ मैं देख रही हूँ तो गुरु जी का स्वरूप सारा गिर रहा था। उनके चरण गिर रहे थे, उनका स्वरूप गिर रहा था। तो संगत जी चरण जो उनके थे गुरु जी के, तो वो डैमेज हो गया था, वो फ्रेम करवा रखा था कांच के में उसमें, तो वो गिरा जो है। फिर मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा क्या बात है, और मैं इतनी घबराई हुई कि मेरे हस्बैंड आके बोलते हैं, कहते हैं क्या हो गया, पागल हो गए हो, इतनी रात को इतनी तेज़ चिल्लाना। मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, और उन्होंने पूछा भी नहीं कि हुआ क्या क्या नहीं हुआ, मैंने कुछ बताया भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता था संगत जी कि मैं उस समय जो वो सपना था मेरे लिए कितना भयंकर था, मेरे से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। तो फिर उसके बाद में संगत जी ये हुआ। संगत जी ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे सत्संग हैं, गुरु जी का जितना भी सत्संग मैं सुनाऊँ कम है। तो फिर उसके बाद में संगत जी, मैं अभी आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। हाँ, संगत जी एक सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल गई थी। एक सत्संग और है संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं बट अभी गुरु जी जो मुझे याद दिला रहे हैं मैं उसमें आपको बताती जा रही हूँ, मैं सुनाती जा रही हूँ आपको सत्संग। एक सत्संग है, जैसा कि हम नवरात्र आता है, हम माता रानी को बहुत पूजते हैं, मानते हैं, पूरी नवरात्र व्रत रखना, पूजा पाठ करना, तो थोड़ा मेरा बचपन से मेरी आस्था ज़्यादा ही रही है भगवान में, कि मेरे पिताजी वो भी बहुत भगवान को मानते थे, बहुत पूजा पाठ करना, सुबह ही उठ के रात के 3 बजे उठना, फिर पूजा करना, फिर मतलब बहुत ज़्यादा वो करते थे। तो वो सारी चीज़ें बचपन से मैंने भी सीख रखी थी, तो मेरी भी भगवान पे बहुत ज़्यादा आस्था थी। तो अभी जैसे नवरात्र था तो मैं जो है गई, ये संगत जी जो घटना मैं आपको ये जो सत्संग सुना रही हूँ वो करीब 3 से 4 साल पुरानी है। तो मैं और मेरी बेटी हम मार्केट गए, माता रानी के लिए सारा सामान हमने लिया कि कल से नवरात्र है और हमें माता रानी को खूब अच्छे से सजाना है, खूब अच्छे से उनकी चुन्नी, मतलब मुझे हर चीज़ माता रानी के लिए हट के लेनी होती थी, कि जो चीज़ नई आई हो, यूनिक हो, हट के हो, वो चीज़ मैं चूज़ करती थी। तो हर चीज़ मैंने माता रानी के लिए ले लिया, सब कुछ हो गया, तो मैं बड़ी खुश थी कि कल से नवरात्र है और व्रत रखना है, पूजा करनी है। तो मैं अपनी बेटी से ऐसी बात करते हुए आ रही थी। संगत जी जो मेरा मालवीय नगर का रास्ता है वहाँ पे एक जगह है, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट में पड़ता है, तो हम उधर से निकल रहे थे। तो मैं बहुत दूर थी, वहाँ पे फलों वाली भी रेहड़ियाँ थी, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा बीच में, मतलब इतना चलता फिरता रास्ता नहीं है, थोड़ा सा वैसे ही है नॉर्मल सा। तो घर वर बने हुए हैं बट उधर से मतलब इतनी चहल पहल नहीं है, थोड़ा सा जो है शांत एरिया है। तो मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ, वहाँ पे 2 शॉप भी थी पर्स की। तो संगत जी जो वो शॉप थी, वो जो उनके ऑनर थे, जो लड़के थे, वो सारे अंदर थे। तो वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, संगत जी गाड़ी एक खड़ी हुई थी इनोवा जो है। तो मैं देखती हूँ, मैं दूर से ही देखती हुई आ रही हूँ अपनी बेटी से बात करते हुए, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई नहीं दिखता, ठीक है। जैसे ही मैं थोड़ा सा पास में जाती हूँ, मुझे एक है ना, एक बूढ़ी सी ओल्ड सी आंटी मुझे वहाँ पे नज़र आती हैं, जिनके हाथ में छड़ी होती है, वो नज़र आती हैं। तो मैंने कहा एक आंटी, ये तो अभी यहाँ पर थी नहीं, ये कहाँ से दिख गई मुझे। तो मैंने कहा कौन है, तो मैं थोड़ी डर भी गई, लेकिन मैंने नॉर्मली फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो वो चल नहीं पा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आंटी क्या मैं आपको सड़क क्रॉस करा दूँ। तो बोलती हैं बेटा मुझे तो ना, मैं बड़ी दूर से आई हूँ, और मैं बड़ी दूर से आई हूँ, मैं आई थी यहाँ पे इलाज करवाने के, मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा आंटी अच्छा, मैंने ख़रीदारी संगत जी मैंने सारी कर रखी थी, तो मेरे पास ना पैसे नहीं थे ज़्यादा। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कहाँ से पैसे दूँ, गुरुजी मैं कैसे करूँ, माता रानी। तो मैंने कहा कैसे, मैं सारा सामान माता रानी का ख़रीद चुकी हूँ, ले चुकी हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने जो है फिर बोला कि बेटा मुझे पैसे चाहिए, मुझे ना दक्षिणपुरी जाना है। मैंने कहा आंटी आप आए कैसे दक्षिणपुरी से। कहती आ गई थी सुबह जो है, आ गई थी बस से। मैंने कहा बस से,
कहती हाँ। मैंने कहा आप जाओगी कैसे? तो कहती मैं बस से जाऊँगी। मैंने कहा आंटी आप बस से कैसे जाओगी? मैं बड़ा अंदर सोच रही थी, मैंने कहा आंटी तो चल भी नहीं पा रही है, ये बस पे कैसे जाएंगी? उन्होंने बोला कि बेटा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मुझे जाने के ना पैसे दे दो किराए का। मैंने कहा आंटी सिर्फ किराए का ही लिए चाहिए? कहती हाँ। मैंने कहा कितना किराया है? आंटी ने, मुझे तो लगा था कि कहीं वो ज़्यादा ही ना मांग लें जो मैं दे ना सकूं, बट उन्होंने मुझे बोला कि मुझे सिर्फ 50 रुपये चाहिए। मैंने कहा आंटी सिर्फ 50 रुपये? मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उनको निकाल के 50 रुपये, और फिर मेरे पास थोड़े और थे तो मैंने उनको और भी दे दिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे। मैंने कहा आंटी ये भी रख लो, आपको पता नहीं कैसी ज़रूरत पड़े। तो फिर संगत जी जैसे मैं थोड़ा सा आगे निकली तो मुझे ध्यान आया कि गुरुजी आपको तो, आपकी किचन में तो 9 देवियाँ खाना बनाती थीं, तो क्या ये, जैसे मैं माता रानी को पूजती हूँ, मानती हूँ, और मैं हमेशा मन में सोचती थी कि भगवान कभी दर्शन नहीं देते, कभी माता रानी दर्शन नहीं देती, तो क्या ये दर्शन देने के लिए आए हुए थे भेष बदल के? तो संगत जी माता रानी ऐसी कृपा बरसाई, जब मैं थोड़ा सा मुड़ आई पीछे, वहाँ पर देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो बस ऐसी माता रानी की कृपा जो है, उन्होंने अपने दर्शन दिए, गुरुजी ने दर्शन कराए माता रानी के। मैं धन्य हो गई संगत जी, धन्य हो गई। तो मैं आके अपनी मम्मा को फ़ोन करती हूँ, उनको बताती हूँ, तो कहती हैं ले तेरे तो वारे न्यारे हो गए, गुरुजी ने तुझे दर्शन दिला दिए माता रानी के। मैंने कहा हाँ गुरुजी ने दिलाए दर्शन, वरना हम ऐसे कहाँ कि हमें भगवान की जो है दर्शन हो पाए। तो गुरुजी की कृपा है। तो संगत जी ऐसे सत्संग हैं, तो जो मेरा ये सत्संग रहा है, और गुरुजी ने मेरे बेटे की जो पढ़ाई है कैसे गुरुजी ने करवाई, मुझे संगत जी कुछ पता नहीं था। बेटे को जैसे प्रॉब्लम्स है, ओपन से ही पढ़ाई किया है बेटे ने, 10th और 12th ओपन से किया है, तो मुझे उसका भी कुछ आइडिया नहीं था। फिर मैंने कैसे बेटे का संगत जी एक छोटा सत्संग और सुनाती हूँ मैं आपको। फिर बेटे को जैसे मैंने, जैसे उसको फ्रैक्चर हुआ था, 12-13 साल की एज थी उसकी 2014 में, तो 2014-15 उसने पढ़ाई नहीं करी। फिर उसके बाद में जब हम नए मकान में शिफ्ट हुए हैं 2016 में, तब 15 में फिर हमने उसकी जो है, मैंने उसकी ट्यूशन के लिए ना बहुत मैं परेशान थी कि ट्यूशन में कहाँ से लगाऊं, हम नई जगह पर आए हैं, कैसे यहाँ से ट्यूशन में पता करूं कहाँ पे मिलेगा। तो मैं कई जगह जाती थी बात करने, तो लोग कहते थे नहीं घर के लिए कोई नहीं जाएगा पढ़ाने, घर पे नहीं, यहाँ पे लेकर आओ। मैंने कहा नहीं, उसको प्रॉब्लम है, वो आ नहीं सकता है, तो इसलिए मुझे कोई होम ट्यूशन चाहिए। तो मुझे मिल ही नहीं रहा था संगत जी, मैं बड़ी परेशान थी। फिर गुरुजी से मैं बातें किया करती थी, गुरुजी कैसे बेटे का जो है ईशान की ट्यूशन नहीं लग रही है, कैसे लगेगी, प्लीज़ गुरुजी ट्यूशन लगाओ, और कोई मुझे गुरु संगति मिले, ऐसा हो गुरुजी, तो कोई गुरु संगति देना जो समझ सके इस फीलिंग को कि हाँ बच्चे के लिए मतलब फिर आना पॉसिबल नहीं है, तो होम ट्यूशन ही मुझे मिल जाए। संगत जी ऐसे करते करते 2 से 3 महीने निकल गए, मुझे कोई ट्यूशन नहीं मिला। तो मैंने अपने बेटे को बार बार यही बोलती थी कि देखना बेटा, एक दिन गुरु संगति आएगी तुझे पढ़ाने, देखना, मुझे मेरा मन कह रहा है कि जो भी कोई होगा वो गुरु संगति होगी। तो संगत जी फिर मैं गई पता करने, तो मेरे घर के बगल में 2 बिल्डिंग छोड़ के, तो वहाँ पे हमारे एक जान पहचान के रहते थे, जहाँ हम पहले रहते थे, तो वहाँ से वो आए हुए थे, यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो मैं उनको जानती थी, तो मैं उनके पास गई कि क्या यहाँ पे कहीं ट्यूशन वगैरह है, आप अपने बच्चों को कहाँ भेजते हो ट्यूशन के लिए? तो उन्होंने बताया कि वो तो हमारे वहीं पर जाते हैं जहाँ हम आए हैं, जो है वहाँ से, तो जहाँ वो रहते थे पहले। तो मैंने कहा वहाँ जाते हैं? मैंने कहा कोई है नहीं होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए? कह रही है नहीं, लेकिन एक काम करो, आप ऊपर चले जाओ 16 नंबर फ्लोर पे, तो वहाँ जाके आप बात करो, जो है इसके ऊपर चले जाओ, 16 नंबर जो है फ्लैट है, वहाँ जाके आप बात करो, हो सकता है उनके बेटा और बेटी हैं, तो हो सकता है बेटा पढ़ा दे। मैंने कहा चलो ठीक है जी, मैं जाती हूँ। मैं गई वहाँ पे, मैंने बेल मारी, फिर निकलती हैं एक आंटी, तो मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे वहाँ आई हूँ, यहीं गली में ही मैं, अभी हम शिफ्ट हुए हैं। तो कहती हैं कि अच्छा। मैंने कहा मुझे ना मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है और मुझे होम ट्यूशन चाहिए। तो वो ऐसे घबरा सी जाती हैं, कहती हैं होम ट्यूशन? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, अगर हफ्ते के 7 दिन वो नहीं पढ़ा सकते, 6 दिन, तो मुझे 3 से 4 दिन भी पढ़ा देंगे तो भी चलेगा। तो कहती हैं ठीक है, फिर बेटी मेरी है वो पढ़ा देगी,
मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, तो आप कब भेजोगे? तो कहती वो अभी बाहर गई है, जैसे ही आती है मैं उससे पूछ के ना आपको बताती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा नंबर ले लो। फिर संगत जी मैं वहाँ से आ जाती हूँ घर पे। फिर उनका कॉल आता है शाम में कि बेटी पढ़ा देगी। मैंने कहा ठीक है, जय गुरु जी। तो मैंने कहा यार मैंने तो बोला था कि गुरु संगत आएगी, ये तो गुरु संगत ही नहीं है। कभी होता है कि कोई बात नहीं है, हो सकता है गुरु जी से जुड़े हों या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पढ़ाने वाले मिल गए, यही मेरे लिए काफ़ी है। फिर संगत जी हुआ क्या कि अगले दिन उनकी बेटी आती है पढ़ाने के लिए। हम उसको टाइम बताते हैं कि आप 4 बजे आ जाइएगा पढ़ाने के लिए, तो आती है। तो मैं चली जाती हूँ बाहर। जब मैं वहाँ से लौट कर आती हूँ, मैं कुछ काम के लिए बाहर चली गई, बेटा पढ़ रहा था। तो जब मैं आई और वो पढ़ा कर चली गई, तो कहती है मैं कल आऊँगी पढ़ाने। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा बेटा मुझसे बोलने लगा कि मम्मा ये गुरुजी का ना पूछ रही थी कि आप लोग कब से जाते हो। तो मैंने कहा कि क्या बताया तुमने? कहते हैं कि मैंने बताया कि हम तो 3-4 साल से जाते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा। वो कह रही थी कि वो गुरुजी को पूछ रही थी। मैंने कहा कुछ और भी बोला? कहती नहीं कि ये पूछ रही थी कि आप यहाँ पे ये गुरुजी है ना, आप लोग यहाँ पे जाते हो, मानते हो? तो मैंने बोला हाँ। अच्छा, फिर अगले दिन वो लड़की आती है ना, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी। मैंने कहा मुझे पूछना है कि इसको कैसे पता गुरुजी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने गुरुजी के लिए पूछा था? तो कहती हाँ मैं गुरुजी के लिए पूछ रही थी, आप लोग जाते हो? मैंने कहा हाँ जी हम जाते हैं, आप लोग भी जाते हो क्या? कहती हाँ जाते हैं, अभी करीब 5-6 महीने ही हुए हैं मैं जुड़े हुए। मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा देख ले, मैं अपने बेटे की तरफ देख के स्माइल करने लगती हूँ। मैंने कहा देखा, मैंने बोला था ना कि कोई गुरु संगति मिलेगी, और देख गुरुजी ने मेरे विश्वास कितना पक्का कर दिया कि गुरुजी को जो कोई भी सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्ची आस्था से मानता है संगत जी, गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं। संगत जी मेरी तो गुरुजी पे बहुत बड़ी आस्था है, बहुत बड़ा विश्वास है कि गुरुजी एक दिन चमत्कार करेंगे। ऐसे हम लोग सुनते रहते थे कि कई सत्संग में कि लोग संगत बातें करती थी कि वहाँ पे आज जल वर्षा हो रही है, आज वहाँ पे शहद वर्षा हो रही है। संगत जी एक जगह उत्तम नगर साइड जो है हम गए थे, वहाँ पे एक अंकल के घर में ना शहद वर्षा हो रही थी। वो मैंने अपनी आंखों से देखा था, वरना तो मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि शहद वर्षा होती है। तो लोग कहते थे हाँ, लेकिन मैं वहाँ गई थी देखने के लिए कि गुरुजी ये लोग क्या रहे हैं, कि मतलब सच है झूठ है। लेकिन मैं वहाँ पर गई, मैंने देखा, तो अंकल से मैंने बात करी। मैंने कहा अंकल कब से हो रही है शायद वर्षा? कह रहे हैं काफ़ी समय हो गया है, अभी हम लोग गुरुजी से हाल फिलहाल ही जुड़े हैं, 1 साल 2 साल हो गया है, और गुरुजी ने अपनी कृपा दिखाई कि मतलब हम लोगों के ऊपर और धन्य कर दिया हमारे घर को। मैंने कहा आप तो अंकल ब्लेस हो अब तो गुरुजी के। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ और बताई। मैंने कहा ऐसी होती रहती है शहद वर्षा अंकल? तो कहते हैं आंटी शहद वर्षा होती रहती है, कुछ संगत आती हैं तो शहद वर्षा उनको दिखती नहीं है, वो कहते हैं हमें तो नज़र ही नहीं आ रही। कुछ आंटी आती हैं तो शहद वर्षा बंद हो जाती है। ये चीज़ हम लोग देखते रहते हैं कि संगत कई कई आती हैं और कई के आने के होता है, कई आती हैं तो बंद हो जाता है। और आज आप आए हो, अभी मैं देख रहा हूँ, अभी तक थोड़ा सा हल्का था, लेकिन आपके आते ही शायद वर्षा थोड़ी और ज़्यादा होने लग गई है। मैंने कहा जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के ऊपर विश्वास बना के रखो, आप क्या मांगो और क्या गुरु जी ना दे दें। गुरु जी बहुत कुछ अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं किसको कब क्या देना है, क्या करना है। और बेटी का जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो उसने ओपन से किया है, मैं उसको लेकर जाती थी गाड़ी में पेपर दिलवाने के लिए। फिर उसके बाद में 12th के पेपर हुए, अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम का हुआ। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी गुरुजी ने मुझे बचा लिया, क्योंकि जैसे ही मैं कॉलेज गई पता करने की एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन मुझे करवाना है, तो उन्होंने बोला पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो मैंने कहा एंट्रेंस एग्ज़ाम? कहते हैं हाँ जी। तो फिर मुझे वो पता नहीं था, मैं घर आ गई। फिर मैंने अपने साइबर कैफ़े वाले से बात किया। मैंने कहा भैया ये ऐसे ऐसे क्या कोई एग्ज़ाम वगैरह? कहते हैं हाँ जी, आपने पता नहीं किया कैसे होगा? तो मैंने कहा ठीक है मैंने पता नहीं किया। तो कहते हैं आप फिर से जाओ कॉलेज। तो फिर से मैं कॉलेज गई भागकर। मैंने फिर से वहीं पर पूछा उनसे, तो वो बोलते हैं मुझे नहीं पता है, आपको ना अंदर जाइए, आप वहाँ पे टीचर हैं उनसे बात कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए कहाँ पे जाना है। कहते हैं अंदर 14 रूम नंबर है, आप वहाँ पे चले जाइए। 14 रूम नंबर में ढूंढते ढूंढते प्रिंसिपल के ऑफ़िस में पहुँच गई। मुझे तो पता ही नहीं कि वो प्रिंसिपल का ऑफ़िस है, क्योंकि मेरा ध्यान सारा जो है
ये था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कहीं छूट ना जाए। तो जब मैं वहाँ पर गई, साइबर कैफ़े वाले ने जैसा बताया था कि इसका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट जो है इसकी 21 तारीख थी, लास्ट 21 या 22 तारीख लास्ट थी संगत जी, वो मई की बात है। तो मैं फिर उसके बाद में गई अंदर, वहाँ पे पूछते पूछते मेरी बेटी भी थी साथ में, तो प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुँच गए, मुझे पता ही नहीं। फिर अंकल तो वो एकदम हट के ही थे, एकदम से मतलब उनका फेस ऐसे ग्लो कर रहा था, और सरदार जी थे। तो हम लोग बैठे, उन्होंने बड़े प्यार से बिठाया कि आप बैठ जाइए मैम, बताइए क्या बात है। तो मैंने उनको बोला कि बेटा मेरा है ऐसे 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 प्रॉब्लम्स है, उसको डिसेबिलिटी प्रॉब्लम्स है, और वो एग्ज़ाम मुझे एडमिशन के लिए जो है करवाना है, लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। कह रहे हैं हाँ जी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। मैंने कहा कैसे होगा? कह रहे हैं देखिए लास्ट डेट 22 तारीख थी, आज 22 तारीख है। मैंने कहा नहीं, आज तो 19 तारीख है। कह रहे हैं करवा लो, जल्दी जाओ और साइबर कैफ़े से आप जो है आप अपना जो है फॉर्म वगैरह भरवा लो। तो मैंने कहा अंकल, मैंने कहा सर आप एक बारी बात कर लेंगे क्या उनसे? कहते हैं ठीक है बात करवाइए, क्योंकि उसने बोला था कि आप एक बारी बात करवा देना, मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ लेकिन ओपन नहीं हो रही है। तो मैंने उनसे सर से बात करवाई साइबर कैफ़े वाले की, तो उसने बात किया, तो बात करके उन्होंने सारा प्रोसीजर समझ लिया कि कैसे क्या करना है। फिर संगत जी फिर मैं घर आ गई। घर आके मैं फिर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर शाम में जब मैं गई साइबर कैफ़े और वहाँ पे मैंने बात किया ना, तो उसने मेरे को एक बात बताई अंकल ने, क्योंकि वो अंकल भी गुरुजी के जाते हैं कई सालों से, तो 6-7 साल से 8 साल से वो भी गुरुजी के यहाँ जाते हैं। तो मेरी जब उनसे बात हुई ना, तो मैंने कहा अंकल इसकी डेट उन्होंने बताई 22 तारीख है। कह रहे हैं हाँ 22 तारीख है, और आपको पता है ये तो अभी इन्होंने ना बंद कर दिया था साइड, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की साइड है, जो आप फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं, वो साइड ही इन्होंने बंद कर दी थी। तो मैंने कहा फिर? कहते हैं कि पता नहीं क्या बात है, अभी तो ये कल ही परसों से इन्होंने फिर से वापस खोल दिया। तो मैंने कहा जय गुरु जी। तो मैंने कहा अंकल देख लो गुरु जी ने बचा ली। कह रहे हैं वही तो, कि अभी तक तो इन्होंने बंद कर रखी थी, बंद कर देते हैं तो ये खोलते नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे खोल दिया। तो फिर उसके बाद में मैंने फटाफट जो है फॉर्म वगैरह सबमिट करवाए, सारा भरा। अभी बेटे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे दिया, और जहाँ पे हमने जिस सेंटर में गए थे, आप यकीन करो संगत जी, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही, स्वामी विवेकानंद था ना, कहाँ पे था, कौन सा, पीतमपुरा। संगत जी थोड़ा सा मैं भूल गई थी, तो पूछ रही थी बेटे से। पीतमपुरा में हम गए थे, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। तो संगत जी आप यकीन मानो कि वहाँ पे एक आगे आगे ही हॉल पड़ता है। कोई भी पेरेंट्स को अलाउड नहीं था कि आप अंदर जा सको, लेकिन मैं बेटे के साथ गई। वहाँ पे गार्ड खड़े हुए थे, बोले आंटी, बोले कि मैम आप जो है कैसे करोगे? तो मैंने कहा नहीं, आप किसी को भेज दो साथ में। तो वहाँ पे जो गार्ड अंकल थे, उन्होंने दूसरे गार्ड को बोला कि ले जाओ और इनको अंदर तक छोड़ कर आओ। तो वो लेकर जाते हैं मुझे अंदर तक छोड़ने। बेटी भी थी मेरी साथ में, बेटा बेटी और मैं थे। तो हम लोग फिर अंदर तक गए। वहाँ पे फिर मैं ले गई 4th फ्लोर पे, लिफ्ट से अपने बेटे को छोड़ कर आई। तो वहाँ पे एक सर थे जो साउथ के थे, और उनकी लैंग्वेज ही आपको पता ही, वो थोड़ी इंग्लिश भी बोलते हैं, तो कभी कभी समझ नहीं आती है। तो उन्होंने बोला कि आप ना राइटर चाहिए आपको, राइटर। तो हमने बोला कि नहीं हमें राइटर नहीं चाहिए, हम खुद ही बेटा खुद ही लिख लेगा। तो कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद में वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था पीछे, तो उसने बोला कि वो सर ही थे वहाँ पे, तो 2-3 लोग थे वो। तो एक ने बोला कि सर इन्होंने चैन पहन रखी, चैन। तो चैन जैसा कि बेटे को मैंने पहनाया है, और रुद्राक्ष और गुरुजी का स्वरूप पहन रखा है बेटे ने। और तो उन्होंने बोला कि ये उतरवाना है सर। तो क्योंकि वहाँ पे आप संगत जी यकीन मानो, इतना उनका जो रूल्स था, इतना ज़्यादा ही वो था जो है स्ट्रिक्ट था। तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंट, जैसा कि उन्होंने वाटर बॉटल, पेन और भी 2-3 चीज़ें उन्होंने बोली थी कि ट्रांसपेरेंट चाहिए, और मतलब ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि मास्क वगैरह भी वो वहीं पर दे रहे थे खुद का। उन्होंने बोला था वो भी आपको अलाउड नहीं है आपके घर का। तो संगत जी उन्होंने जैसे बोला कि चैन पहन रखी है सर, ये चैन उतरवानी है। उन्होंने बोला नहीं, और संगत जी मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी बेटी के साथ फिर कौन जाएगा? आप तो बेटे के साथ हो, फिर जाएगा कौन अगर आप चैन इन्होंने निकाल दी तो।
फिर वो तो थोड़ा अकेलापन महसूस करेगा। मैंने कहा नहीं सर गुरुजी ये उतरनी नहीं चाहिए। अच्छा फिर इतने में ही मैं सर की तरफ देखने लग गई। मैंने पूछा भी, मैंने कहा चैन उतार दी है? बोले नहीं नहीं मैम कोई बात नहीं है, आप ले जाइए, जाने दीजिए, नहीं उतारनी है चैन, जाने दीजिए। मैं जय गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी हमारे आसपास रहते हैं। फिर संगत जी पता है क्या हुआ, जब मैं बेटे को छोड़कर आई ना नीचे, तो सभी पेरेंट्स को बोल रहे थे कि आप सब लोग जाइए बाहर वेट कीजिए, आप जो है इंस्टीट्यूट के बाहर जाइए, वहाँ पर वेट कीजिए, जब छुट्टी होगी फिर आप ले जा सकते हैं। तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैं तो जाके हॉल में जो है वहाँ पे चेयर्स लगी हुई थी, सोफ़ा लगा हुआ था, तो मैं तो वहाँ पर बैठ गई। तो एक दो जनों ने बोला कि आप यहाँ पर मैम कुछ काम है? मैंने कहा हाँ जी, पेपर दिलवाने के लिए आए हुए हैं। तो बोले मैम आप जाइए बाहर वेट कीजिए। मैंने कहा नहीं सर, मेरा बेटा है, उसको प्रॉब्लम्स है, डिसेबिलिटी प्रॉब्लम्स है, तो मैं बाहर जाने के लिए मैं नहीं वो कर सकती, मैं तो यहीं रहूँगी। फिर उसको अभी कुछ खिलाना पिलाना है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, आप जो है बैठ जाइए, कोई बात नहीं। फिर एक दो जने आए, फिर उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे कैसे? मैंने कहा ऐसे हम बेटा है, वो एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आए हैं, उसको प्रॉब्लम्स है। तो कहते कोई बात नहीं मैम आप बैठ जाइए। तो मैंने ऐसे गुरुजी ने कृपा दिखाई। संगत जी बाहर इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। गुरुजी ने कैसे हमें एसी में बिठा के रखा, कैसे वो सब कुछ समझते हैं, कि कैसे सब कुछ जानते हैं, जो जो हमारे मन में चलता रहता है उनको सब पता होता है। तो संगत जी मैं आपको अपने सारे सत्संग सुनाती हूँ। वैसे अभी बहुत सारे सत्संग हैं, समझ लीजिए आप फर्स्ट सत्संग जो मेरी वीडियो थी, जो मेरा ये ऑडियो आप सुन पा रहे हैं, और जो अभी नेक्स्ट मैं आपको सुनाऊंगी सत्संग, जल्दी लेकर आऊँगी आपके लिए, जल्दी मैं और सारे गुरुजी के सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि गुरुजी मेरा भी कल्याण करें और सुनने वाले का भी कल्याण करें। तो गुरुजी सबके ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बना के रखें, ऐसी ही ब्लेसिंग सबको देते रहें। और संगत जी आप सब गुरुजी के ऊपर विश्वास रखिए, गुरुजी के ऊपर आस्था रखिए, गुरुजी सबके काम पूर्ण करेंगे। और जाने अनजाने मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी, अगर कोई भी गलती हो गई हो बोलने में, कहने में, तो गुरुजी माफ़ करें। संगत जी कोई भी चीज़ मेरे मुँह से गलत अगर कोई वर्ड निकल गया है या कुछ मैंने गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी फिर से मिलेंगे, फिर से एक नई वीडियो मैं आपके लिए ऑडियो जल्दी से लेकर आऊँगी गुरुजी का, जिसमें मैं और सारे सत्संग आपके लिए शेयर करूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी महाराज सबके ऊपर अपनी कृपा बना के रखें, ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहें, मंदिर हमेशा बुलाते रहें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।